गुड मॉर्निंग। आज आपका एसपीएस ई क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग जो है दिनांक 30/4/2020 में क्लास 10 का बायोलॉजी सब्जेक्ट का पाचन क्रिया के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था पाचन किसे कहते हैं, मानव में पाचन क्रिया, मानव के पाचन क्रिया के बाद मानव के आहार नाल के अंदर विभिन्न प्रकार की पाचन क्रियाओं के भाग, जिसमें पहला मैंने मुख गुहा के बारे में वर्णन किया था। बकल कैविटी, ये मुख गुहा के अंदर जो है 3 जो है अंगक हैं जो पाचन में सहायक होते हैं। पहला दंत, दूसरा टॉन्स जिह्वा और तीसरा सेरेब्रल ग्लैंड या लार ग्रंथियां। इन तीनों का हमने जो है विस्तृत वर्णन किया था और पाचन में प्रत्येक के कार्य के बारे में व्याख्या किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे का क्वेश्चंस। ग्रसनी, फेरनेक्स, ग्रसनी ये क्या है, यहां से शुरू करेंगे। मुख में मुख गुहा पीछे के तरफ ग्लॉटिस या घाटी द्वार द्वारा ये ग्रसनी में खुलती है। ग्रसनी एक त्रिभुजाकार आकार की रचना होती है जिसकी लंबाई 12 से 13-14 सेंटीमीटर या 13 सेंटीमीटर किसी बुक में दिया है। ये कीपाकार आकार की रचना पाई जाती है जिसमें नासिका और मुख गुहिका दोनों आकर के खुलती है और दोनों यहाँ ऑक्सीजन या वायु मिलता है और ऑक्सीजन मिलने के बाद ये नीचे ग्रास नली में आती है, ओएसोफेगस में आती है। फिर से सुन लीजिए एक बार और। ग्रसनी मुख गुहा घाटी द्वार द्वारा पीछे के तरफ जिस चैम्बर में खुलती है उस चैम्बर को हम लोग ग्रसनी कहते हैं। यह ग्रसनी 13 से 14 सेंटीमीटर लंबी कीपाकार आकार की रचना पाई जाती है जिसमें ये घाटी द्वार, जिसमें थायराइड ग्लैंड्स, स्वरयंत्र इत्यादि अंगक भी पाए जाते हैं। ये जो है पीछे के तरफ 2 नलिकाएं निकलती हैं, एक श्वास नाल और दूसरा ग्रास नाल। तो ये ग्रास नाल में पाचन के लिए खुलती है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्रास नली, ओएसोफेगस। ग्रास नली यह 25 सेंटीमीटर लंबी तथा 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी व्यास वाली छाते की छड़ी के समान रचना पाई जाती है जो बाहर पेरिटोनियम स्तर से घिरी होती है, जिसके अंदर मसल्स या पेशियां पाई जाती है तथा अंदर के तरफ यह श्लेष्मिक स्तर होता है। इसमें कोई पाचन क्रिया नहीं होती बल्कि यह तरंगित होकर कमाकुंचन करके आए हुए भोजन को वो सीधे नीचे आमाशय में भेज देती है। एक बार और समझ लीजिए ग्रास नली क्या है। मैंने बोला कि ग्रसनी पीछे के तरफ एक छाते की छड़ी के समान नलिका वाले रचना में खुलती है जिसको ग्रास नली कहते हैं। ये ग्रास नली 25 सेंटीमीटर लगभग लंबी होती है, 2.5 सेंटीमीटर व्यास वाली होती है। यह बाहर पेरिटोनियम, मध्य में पेशी स्तर, अंदर के तरफ श्लेष्मिक स्तर से मिलकर बनी होती है। ये भाग जो है कामाकुंचन गति करती रहती है, जिस कामाकुंचन के कारण आए हुए भोज्य पदार्थ स्लिप करके सड़क करके सीधे आमाशय के अंदर जो है चले जाते हैं।
अब हम लोग पढ़ेंगे आमाशय, स्टोमस। स्टोमक यह आहार नाल का सबसे चौड़ा तरह का भाग होता है, जो उल्टे सी के आकार की रचना होती है। ग्रासनली इसी आमाशय में आकर के खुलती है। इस आमाशय में 4 चेम्बर्स, 4 भाग में हम लोग बांटते हैं। ऊपर वाले भाग को हम लोग फंडिक भाग कहते हैं, फंडिक रीजन। इसके ऊपर वाले जो आकर के ये खुलती है, इस भाग को हम कार्डियक रीजन कहते हैं, कार्डियक रीजन। इस भाग को हम पाइलोरिक रीजन कहते हैं, पाइलोरिक रीजन। और इसके अतिरिक्त जो भाग बच जाते हैं, उस भाग को हम शेषांतर रीजन कहते हैं। कितने भाग हो गए? 4 भाग, फंडिक रीजन, कार्डियक रीजन, पाइलोरिक रीजन एंड रिमेन रीजन। ये 4 चेम्बरों में, 4 कोष्ठकों में बटे हुए हैं, जिसके बाहरी सतह इसके भी पेरिटोनियम स्तर से मिलकर के बने होते हैं, और इसके अंदर के तरफ सर्कुलर मसल और इलांगिट्यूडनल मसल्स दोनों ही आपस में गुथ कर एक फोल्ड बनाते हैं, भंज बनाते हैं। अर्थात वर्तुल तथा अनुलंब पेशियों का ये गुथा हुआ एक भंज होता है, जो भोजन को रगड़ने में सहायता करता है। और इसके आंतरिक भाग को हम गैस्ट्रिक रीजन या जठर स्तर कहते हैं। ये स्तर पर लगभग 100 से भी अधिक जठर ग्रंथियां पाई जाती है, और ये जठर ग्रंथियां जठर रस को, गैस्ट्रिक जूस को सेक्रेशन करने का, स्राव करने का काम करते हैं, जिसमें 4 तरह के सेल्स होते हैं। फर्स्ट जाइमोजेनिक सेल्स, जो पेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज तथा रेनिन जैसे पाचक एंजाइमों का सेक्रेशन करते हैं, तथा ऑक्सीजीनिक सेल, दूसरे नंबर का मैं बोल रहा हूं, ऑक्सीजीनिक सेल्स पाई जाती है, जो यहां पर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को ये सेक्रेट करती है, स्राव करती है। कौन सा सेल्स? ऑक्सीजीनिक सेल्स। ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्राव करती है, जो यहां पर अम्लीय माध्यम में ही भोजन का पाचन होता है, तथा यहां पर अब सबल्यूलर ग्लैंड्स अर्थात जो है श्लेष्मिक ग्रंथियां पाई जाती है, जो केवल श्लेष्म को, म्यूकस को ये स्राव करने के लिए कार्य करती है। यहां पर ये जो है पाइलोरिक वाल्व द्वारा ये सीधे पीछे के तरफ ग्रहणी में अर्थात छोटी आंत के प्रथम द्वार में जाकर के खुलती है। लेकिन यहां पर कुछ पाचन की क्रियाविधि होती है, वह क्रियाविधि निम्न है। पहला है, यहां पर प्रोटीन का पाचन होता है, जो प्रोटीन के पाचन के लिए पेप्सिन नामक एंजाइम HCl माध्यम में इस प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। किसमें बदलता है? पेप्टोन में बदलता है। दूसरा जो है, स्टार्च का भी पाचन होता है। यह स्टार्च के पाचन के लिए एमाइलेज नामक एंजाइम निकलती है,
जो यहाँ पर इसको माल्टोज में बदलती है। बहुत कम यहाँ पर लाइपेज नामक एंजाइम शामिल होती है फैट्स का। जो लाइपेज सब में HCl माध्यम में लाइपेज नामक एंजाइम निकलती है, जो HCl माध्यम में इसको फैटी एसिड और प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ती है, ग्लिसरॉल में तोड़ती है। सबसे मेन यहाँ पर चौथा मैं बोल रहा हूं मिल्क प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन, दुग्ध प्रोटीन की पाचक एंजाइम रेनिन निकलता है, रेनिन निकलता है। ये रेनिन HCl माध्यम में इसको कैसीन, कैसीन या इसको आप कह सकते हैं पॉलीसेकेराइड, इसको कह सकते हैं आप पेप्टाइड्स के या पॉलीमर्स जो होते हैं वो कैसीन के रूप में, सीधे आकर के कैसीन के रूप में क्वेश्चन पूछा है, इसलिए कैसीन मैंने लिख दिया। इसको जो है आप मिल्क प्रोटीन को जो है रेनिन एंजाइम के द्वारा पॉलीसेकेराइड्स में बदल देता है। तो कैसीन यहाँ लिखिएगा तो ठीक है, क्योंकि कैसीन के रूप में पाचन पूछा है आपसे। तो कौन कौन से पाचन क्रिया होती है, इसकी मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म क्या है कि आमाशय के जाइमोजेनिक सेल्स पेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, रेनिन नामक एंजाइमों का स्राव करते हैं, जहां पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदलकर पाचन का कार्य करता है। स्टार्च के लिए एमाइलेज स्राव होता है, एमाइलेज जो है माल्टोज में बदलता है। फैट का जो है लाइपेज निकलता है, जो लाइपेज जो है फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलता है। मिल्क प्रोटीन के लिए रेनिन नामक एंजाइम निकलता है, जो रेनिन जो है ये पॉलीपेप्टाइड या कैसीन नामक प्रोटीन के रूप में बदलता है, को कैसीन नामक जो पदार्थ के रूप में बदलता है। ऐसे यहाँ पर पाचन के लिए एंजाइमों के माध्यम से कन्वर्जन होता है, जिसको हम मैकेनिज्म कहते हैं। ये मैकेनिज्म में यहाँ पर यह अम्लीय माध्यम में पाचन होने के बाद यह भोजन पुनः अब आंत में प्रवेश करता है। किस वाल्व द्वारा? पाइलोरिक वाल्व द्वारा, है ना? किस वाल्व द्वारा? पाइलोरिक वाल्व। यहाँ पर लिखते रहा हूं, पाइलोरिक वाल्व जो होते हैं, ये जो है वाल्व अलग होता है, रीजन अलग होता है। पाइलोरिक वाल्व ये रीजन के द्वारा इसमें जो है प्रवेश करता है। इंपॉर्टेंट है ये। स्टोमक क्या है आप बताएंगे कि आहार नाल का ये सबसे चौड़ा भाग होता है, जो सी के आकार की इसकी रचना होती है। यह बाहर के तरफ पेरिटोनियम, अंदर के तरफ वर्तुल तथा अनुलंब पेशियों के भंज से बना होता है। उसके नीचे सबसे नीचे गैस्ट्रिक रीजन या जठर स्थल पाई जाती है, जिस पर 100 से भी अधिक जठर ग्रंथियां मौजूद होती हैं, जो जठर गैस्ट्रिक जूस को या जठर रस को स्राव करने का कार्य करती है। इस आमाशय को हम 4 चैम्बरों में, 4 कोष्ठकों में बांटते हैं। पहला फंडिक भाग, ये फंडिक रीजन इस आमाशय का सबसे ऊपर के तरफ का भाग होता है, उभरा भाग होता है। आप लोग जानते हैं कभी कभी किसी किसी व्यक्ति को उल्टी होने लगती है, तो उल्टी होने के बाद ये जो फंडिक रीजन है, वो फंडिक रीजन ये पाइलोरिक वाल्व द्वारा भोजन को आंत में ढकेलने के सिवा ये ठीक उल्टा कर देता है, जिससे इस आमाशय से भोजन ये ग्रास होते हुए मुख से बाहर निकल जाता है। तो ये जिम्मेदार होती है फंडिक रीजन ही जो है ये वोमिटिंग या उल्टी होने के लिए। दूसरा होता है आपका ये कार्डियक रीजन। कार्डियक रीजन ये एक प्रकार के क्रमाकुंचन क्रिया, बार बार उसको तरंगित करने का कार्य करते हैं, जिस तरंगन के कारण ये भोजन को पीसती है,
भोजन पहले की अपेक्षा ये और अधिक मुलायम और एंजाइमों से सन जाता है, जिसको काइन कहते हैं। चौथा आपका बोला ये रीमेन रीजन या शेषांग का भाग कहते हैं। ये शेष इसके अतिरिक्त जो भाग बचते हैं वो शेषांग भाग है। इसके बाद मैंने बोला कि इसके अंदर 4 तरह के सेल्स पाए जाते हैं। पहला हम जाइगोनिक सेल जो एंजाइम का स्राव करता है, दूसरा ऑक्सीजनिक सेल जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है, सब म्यूकस सेल जो लार को स्राव करता है, म्यूकस ये भी केवल लार स्राव करने का कार्य करता है। ये 4 सेल्स इसके ऊपर पाई जाती है। इसमें जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म के बारे में मैंने बोला है, लिखा है आपका कि पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करके इस प्रोटीन को पेप्टोन बदलता है। दूसरा स्टार्च के लिए एमाइलिन नामक पाचक एंजाइम निकलता है जो स्टार्च को माल्टोज बदलता है। तीसरा लाइपेज जो फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बदलता है। मिल्क प्रोटीन के लिए यहाँ पर जो है ये रेनिन नामक एंजाइम पाई जाती है। यहाँ पर ये रेनिन जो है मिल्क प्रोटीन को कैसीन में बदलता है। इसको कैसिनोफेज या ये इसको ये जो है पेप्टाइड बंधों द्वारा एमिनो एसिड इसको कह सकते हैं, एमिनो एसिड के रूप में यह कन्वर्जन करने का कार्य करता है। यहाँ पर ये मैंने आपको स्टोमक के अंदर के संरचना और उसके क्रियाविधि के बारे में हमने बताया। अब इसके बाद है आपका इंटेस्टाइन या आंत। आंत जो है लगभग 6.5 मीटर लंबी कुंडलित रचना होती है। इनके संरचना के आधार पर इस आंत को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। पहला है छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन और दूसरा है बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन। कितना मीटर पर बोला? आंत जो है यह लंबी लगभग 6.5 मीटर लंबी, 2.5 से 3.6 सेंटीमीटर व्यास वाली अधिक कुंडलित तरह की नलिका होती है। इसकी संरचना के आधार पर इस आंत को 2 भागों में बांटते हैं। पहला छोटी आंत और दूसरा बड़ी आंत। छोटी आंत पतली नली वाली अधिक कुंडलित क्वाइल युक्त संरचना होती है। ये छोटी आंत लगभग 3.4 मीटर लंबी तथा 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी व्यास वाली भाग होती है। इसको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत में मैंने बोला था इसको भी 3 भागों में हम बांटते हैं। पहला है आपका ग्रहणी डेडनम, ग्रहणी डेडनम। दूसरा है मध्याह्न जेजनम, मध्याह्न। और तीसरा है पश्चान, पश्चान। ये 3 भाग डेडनम, जेजनम और इलियम, इसको इंग्लिश में बोले। पहला क्या बोला हम? डेडनम, दूसरा जेजनम और तीसरा इलियम। इन 3 संरचनाओं में बटी होती है, जिसमें ग्रहणी जो है ये अमाशय इसी शीर्ष पर भाग पर जाकर इसकी खुलती है, जो अंदर के तरफ अधिक रसांकुल वाली संरचना होती है तथा यहीं पर ही यकृत से स्रावित पित्त रस पित्ताशय में एकत्रित होता है और ये पित्त रस पित्त वाहिनी के द्वारा ही इसी ग्रहणी में आकर के खुलता है तथा अग्नाशय से स्रावित अग्नाशय का रस भी इसी ग्रहणी के अंदर आकर खुलता है, जो यहाँ पर पित्त रस में ये नीले रंग के क्षारीय विलयन वाला भाग होता है, जिसमें क्षारीयता सबसे अधिक होती है।
क्षारीय माध्यम में भोजन का पाचन होता है। और ये ग्रहणी के आंतरिक भाग में कुछ भोजन के पाचन के बाद यहाँ पर पोषक पदार्थों को अवशोषण क्रिया भी होती है। दूसरा पश्चांत, ये जो है 3.4 मीटर लंबी और 2.4 सेंटीमीटर चौड़ी व्यास वाली होती है। इसकी दीवारों में विलीन या रसायनों की मात्रा सबसे अधिक होती है, जिससे पोषक तत्वों को अवशोषण करने में सहायता करती है। तीसरा पश्चांत, पश्चांत जो है इस छोटी आंत का सबसे पिछला भाग होता है। ये जो है अधिक भाग बनाता है और यहाँ पर पाचन की जो क्रियाविधि होती है क्षारीय माध्यम में एंजाइमों के द्वारा, वो पाचन की क्रियाविधि निम्न प्रकार की होती है। पहला है, यहाँ पर प्रोटीन का पाचन के लिए ट्रिप्सिन नामक एंजाइम निकलता है, जो ट्रिप्सिन एमिनो एसिड में बनता है। दूसरा है, यहाँ पर भी जो है आपका स्टार्च का पाचन होता है। स्टार्च के पाचन के लिए एमाइलेज नामक एंजाइम इस स्टार्च को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में बदलता है, अर्थात इसको हम माल्टोज भी कह सकते हैं। तीसरा है, यहाँ पर फैट्स का पाचन होता है, जो फैट के पाचन के लिए लाइपेज नामक एंजाइम स्राव होता है, जो लाइपेज इस फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में इसको तोड़ता है, ग्लिसरॉल में तोड़ता है। फिर से यहाँ पर डीएनए न्यूक्लियोप्रोटीन का भी पाचन होता है, जो न्यूक्लिएज नामक एंजाइम न्यूक्लियोटाइड में तोड़ता है, इस तरह से प्रोटीन का भी, स्टार्च का भी, फैट का भी, न्यूक्लिक एसिड का भी, न्यूक्लियोप्रोटीन या न्यूक्लियोप्रोटीन या ये जो न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए का सकते हैं इसको, इन सभी पोषक पदार्थों का पाचन होता है और वो सर्व पोषक तत्वों के रूप में जो है बदल जाते हैं। इसके बाद ये पाचन क्रिया के दौरान ये छोटी जात नीचे की तरफ ये बड़ी आंत होती है। बड़ी आंत क्या है? बड़ी आंत आहार नाल की सबसे पीछे की भाग में जो अधिक चौड़ी गोलिका युक्त संरचनाओं में मिलकर बनी होती है। इन गोलिका युक्त संरचनाएं जो होती है वह अलग अलग क्रमों में व्यवस्थित होती है, जिसको हास्टा कहते हैं। ये हास्टा के मध्य में एक पेशियों की बनी हुई अस्तर से सधी हुई, इस अस्तर को हम टीनी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? टीनी कहते हैं। और दोनों को मिला दें तो टीनी और हास्टा से बाहरी सतह पर मिलकर के बनी होती है, जिसमें इसको भी हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला इसका है इलियम, दूसरा कोलन, तीसरा रेक्टम। पहला क्या बोला? इलियम। यह छोटी आंत बड़ी आंत के मिलने वाले जगह का नाम है, जहां पर एपेंडिसाइट्स या अपेंडिक्स जो पाई जाती है। मनुष्य में चूंकि यह कृमि रूप परिशिष्टा नली की मात्रा कम होती है,
अवशेषी अंग के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए ये कब विकसित नहीं होता। लेकिन जो सेलुलोज युक्त भोजन करने वाले चौपाए जंतु हैं, उनमें ये ज्यादा डेवलप होते हैं और जीवाणुओं के माध्यम से भोजन का पाचन करते हैं। जबकि मनुष्य में किसी किसी व्यक्ति के अंदर यह विकसित हो जाता है और ये अपेंडिक्स जो है एपेंडिसाइटिस रोग उत्पन्न करता है। बाद ये जो है इलियम के अंदर चला जाता है। इलियम जो है अधिक कोष्ठक और अंदर के तरफ अधिक रसांकुर तरह का परिक्षेत्र होता है, जिसमें पाचन क्रिया के बाद ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पचे हुए पोषक पदार्थों को अवशोषण करता है। और इसके बाद कोलन की आंतरिक सतह और अंगूर के गुच्छे के समान रसांकुर होती है और रसांकुर होने के बाद वह पोषक तत्वों को अवशोषण करने का कार्य करती है। शेष जो है इसका पिछला वाला भाग जो है मलाशय या रेक्टम होता है। यह रेक्टम पचे हुए भोजन के बाद जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं, वो व्यर्थ पदार्थ इसी मलाशय में रेक्टम में जाकर के एकत्रित होते जाते हैं, जो ये जो है संकोचक पेशियों के द्वारा नियंत्रित होता है और समय समय पर गुदा द्वारा यह व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालने का जो है कार्य करता है। इस तरह ये हम लोग आहार नाल के विभिन्न भागों के बारे में, संरचना के बारे में पढ़े। ये जो है पाचन से संबंधित था। अब कल हम लोग पढ़ेंगे कि पाचन में सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी होती है, इन ग्रंथियों का कार्य क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स से जो है कल पढ़ेंगे।